सब्जी के खेत में एक चारपाई पर पूरा ससुराल। ये कैसी आवाज है? कोई मुझे चैन से सोने देगा? तनु नींद में थी, तभी उसके ससुर के खांसने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है उसके होश उड़ जाते हैं। मैं ये कहाँ हूँ? तनु के चारों तरफ खेत थे। जहाँ एक नजर जाती है वहाँ खेत ही खेत थे। वो खेत के बीच एक बड़ी सी चारपाई में सो रही थी। उसकी ननंद रूही चारपाई के कोने में बैठी थी। दूसरे कोने में दादा ससुर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और उसकी जेठानी के बच्चे तनु के ऊपर से कूद रहे थे। ये जेठानी के बच्चे बहुत शरारती हैं। सुबह सुबह ही शैतानी करना शुरू कर दिया। पता नहीं जेठानी जी ने कुछ सिखाया भी है क्या नहीं। आखिर तनु इतने गुस्से में क्यों थी, और उससे भी बड़ी बात वो खेत के बीचों बीच एक बड़े से चारपाई में अपने ससुराल वालों के साथ क्यों सो रही थी? जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। तनु बेटा, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ ना। देखो पंडित जी तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। बस आ रही हूँ माँ। तो पंडित जी आप बता रहे थे लड़के वालों के बारे में। बहन जी, लड़के का परिवार बहुत अच्छा है। उनका अपना बड़ा घर है। परिवार के हर एक सदस्य के लिए अलग कमरा है और उनका बहुत बड़ा खेत है। आपकी बेटी ससुराल में राज करेगी। परिवार तो अच्छा लग रहा है पंडित जी, आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। चाय लीजिए पंडित जी। तनु पंडित को चाय नाश्ता देती है और पंडित जी नाश्ता पानी करके लड़के वालों के घर आते हैं और शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। राज के परिवार वालों को तनु पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में राज और तनु की शादी हो जाती है और तनु अपने ससुराल आ जाती है। तनु की सास सुनीता उसकी आरती करती है। तनु बेटा, कलश गिराकर घर के अंदर आओ। तनु कलश गिराकर घर के अंदर आती है। तनु, तुम शायद थक गई होगी। रूही, अपनी भाभी को कमरे में ले जाओ। शाम को अंगूठी वाली रस्म करना है, तो उसे अभी आराम कर लेने दो। ठीक है माँ। रूही तनु को उसके कमरे में ले जाती है। कमरे में जाने के बाद रूही तनु को उसके कमरे में छोड़कर वापस आ जाती है। तनु अपने पूरे कमरे को देखती है। अरे वाह, मेरा कमरा तो कितना सुंदर और बड़ा है। मैं तो हमेशा से अपने लिए ऐसा ही बड़ा कमरा चाहती थी। तनु को उसका कमरा बहुत पसंद आता है। कमरे को देखने के बाद वो बिस्तर पर आराम करने के लिए सो जाती है। शाम को शादी के बाद की कुछ रस्में होनी थी, इसलिए तनु लाल कलर की सुंदर साड़ी पहनती है और अपने कमरे में रखे मिरर के सामने खड़े होकर तैयार होती है। मेरा बेडरूम तो बहुत ही अच्छा है। कितनी अच्छी नींद आई इसमें। अभी तो खैर नींद पूरी नहीं हुई, रात में अच्छे से सोऊंगी। तनु तैयार हो रही थी कि तभी रूही उसके कमरे में आ जाती है और उसे बाकी की रस्मों के लिए ले जाती है। भाभी, ये अंगूठी ढूंढने की रस्म है। माँ बता रही थी दूध से भरे इस परात में अंगूठी डाली हुई है। आप दोनों में से जो भी अंगूठी ढूंढेगा जिंदगी भर उसी का राज चलेगा। हमारी शादी में राज तो मैं ही करूंगा ना, क्योंकि मेरा नाम राज जो है। राज की बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर तनु और राज दोनों अपना हाथ परात में डालकर अंगूठी ढूंढते हैं। हर ये अंगूठी कहाँ गई? ये मेरे पास है। राज भैया, आपका नाम राज है तो क्या हुआ, अब आपके ऊपर भाभी का राज चलेगा। रूही की बच्ची, रुक मैं तुझे बताता हूँ। राज रूही की तरफ दौड़ता है। तभी राज, तेरी शादी हो गई है, अब तो अपनी बहन को परेशान करना बंद कर। क्यों माँ, मेरी एक ही तो बहन है। मैं तो उसकी शादी के बाद भी उसे तंग करूंगा। भाई बहन की खट्टी मीठी शरारत देखकर घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। तनु के ससुराल में सभी लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। ये सभी रस्में करते करते रात हो गई थी। राज बेटा, तुम और तनु भी खाना खा लो, काफी रात हो गई है। सोने का समय भी हो गया है। आज तो मेरी सुहाग रात है। शादी के भागदौड़ में मुझे राज जी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। आज रात हम लोग बातें कर पाएंगे। तनु शादी के बाद अपने ससुराल में अपनी पहली रात को लेकर काफी नर्वस और एक्साइटेड थी। वो अपने बड़े से कमरे में जाने का इंतजार कर रही थी। रूही बेटा, अपनी भाभी को सोने वाली जगह में ले जाओ। सोने वाली जगह मतलब? मैं तो अपने कमरे में जाऊंगी ना। रूही तनु को सोने वाली जगह की तरफ लेकर जाती है। तनु के पीछे पीछे उसका पूरा परिवार आ रहा था। इन लोगों को पीछे आता देखकर तनु सोचती है, आखिर ये लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्या ये सभी मेरी सुहाग रात के लिए मुझे कमरे में छोड़ने जा रहे हैं? रूही तनु को घर के बाहर खेत में लेकर आ जाती है। रूही, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? ये तो खेत है। भाभी आप चलिए ना, आपको सब पता चल जाएगा। ये लोग मुझे इतनी रात में खेत में क्यों लेकर जा रहे हैं? कहीं ये लोग मुझे टपका वपका तो नहीं देंगे? हे भगवान बचाओ। तनु खेत में जा रही थी कि उसे कीड़े मकोड़ों की मेंढकों की आवाज आती है।
हाय राम, नई नवेली बहू को ये लोग खेत में ले जाकर कोई रस्म करने वाले हैं। कहीं मुझे अकेले खेत में तो नहीं रहना पड़ेगा। मेरी तो जान हलक पर आ गई है। मन तो कर रहा है भाग जाऊं यहाँ से। तनु ये सब सोच ही रही थी कि तभी भाभी लो आ गई सोने वाली जगह। ये क्या है? रूही तनु को सब्जी के खेत में एक बड़े से चारपाई के सामने ले आती है। ये चारपाई इतनी बड़ी थी कि इसमें 10 से 15 लोग आराम से सो सकते थे। तनु बेटा, ये है हमारी पुश्तैनी चारपाई। हम सभी लोग इसी चारपाई में सोते हैं। आज से तुम भी हम लोगों के साथ इसी चारपाई में सोने वाली हो। क्या मतलब है सबके साथ? और सब्जी के खेत में ऐसी चारपाई पर कौन सोता है? भाभी हमारे घर की परंपरा थोड़ी अलग है। हमारे घर में पूरा परिवार एक साथ इसी चारपाई पर सोता है। हाँ बेटा, रूही ठीक कह रही है। ये चारपाई मेरी सास अपनी शादी के समय अपने मायके से लेकर आई थी। ये हमारे परिवार के लिए बहुत खास है। चलो बेटा जल्दी करो, तुम रूही के बगल में सो जाओ। तनु के ससुराल वाले चारपाई पर सो जाते हैं। तनु भी रूही के बगल में जाकर सो जाती है। लो गई भैंस पानी में। कहा मैंने सोचा था कि आज मेरी सुहाग रात होगी, मैं अपने पति से बात करूंगी, हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ तो मैं एक कोने में सोई हूँ और मेरे पति दूसरे कोने में। बात करना तो दूर, मैं उन्हें देख भी नहीं पा रही हूँ। अपनी ससुराल की परंपरा जानकर तनु का दिमाग खराब हो गया था। उसका पूरा प्लान बर्बाद हो चुका था। सब्जी के खेत में चारपाई होने की वजह से हर तरफ मेंढकों कीड़ों की आवाजें आ रही थी। यहाँ कीड़े मकोड़े और मेंढकों की कितनी आवाजें आ रही हैं। इतनी आवाज में हम लोग कैसे सोएंगे? तनु, हम लोग को तो इन आवाजों के बीच सोने की आदत है। चिंता मत करो, कुछ दिन में तुम्हें भी इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। ये मेरी जिठानी भी कितनी अजीब है, यहाँ सबके साथ कितने आराम से सोई हुई है। तनु ये सब सोच सोच कर परेशान थी। वो जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है। थके होने की वजह से उसकी आंख लगती है कि तभी उसे आवाज आती है, छन छन छन। यह आवाज सुनकर तनु की जान उसके मुंह को आ जाती है। माँ जी उठिए, यहाँ भूत। क्या भू भू? कोई बात है तो साफ साफ बोलो। माँ जी यहाँ भूत है, यहाँ छन छन की आवाज आ रही है। तनु की बात सुनकर सुनीता जोर जोर से हंस देती है और सुनीता के साथ साथ बाकी के परिवार वाले भी हंसने लगते हैं। तनु, ये तुम्हारा भ्रम है। यहाँ कोई भूत नहीं है। ये खेत है तो यहाँ थोड़ी अलग आवाज आ जाती है। हम लोग रोज यहाँ सोते हैं। भाभी आप तो बड़ी डरपोक निकली, पत्तों की आवाज को भूत समझ लिया। तनु के ससुराल वाले उसके ऊपर हंसते हैं, लेकिन तनु को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। एक तो ये लोग मुझे खुले में सुला रहे हैं और मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तनु जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है, लेकिन कभी छन छन की आवाज तो कभी कीड़ों की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। काफी कोशिश करने के बाद उसे बहुत लेट नींद आती है। रात से सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। खेत में सोने की वजह से सुबह के 6 बजे सूरज की रोशनी सीधे तनु के चेहरे पर पड़ती है। माँ लाइट बंद करो ना, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तनु बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। तुम अपने ससुराल में हो, मायके में नहीं। सुनीता की आवाज सुनकर तनु हड़बड़ा कर उठती है। तनु बेटा, आज तुमने उठने में काफी देर कर दी। तुम्हारे ससुर जी, दादा ससुर जी सभी उठ गए हैं। तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। एक तो मुझे इस सब्जी के खेत में मच्छरों, कीड़े मकोड़े और मेंढकों के बीच ठीक से नींद नहीं आई और मेरी सास मुझे देर से उठने के लिए डांट रही है। गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। तनु को अपने ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बस दांत पीस कर रह जाती है। अरे चाय आज मिलेगी भी या नहीं? तनु बना रही है ससुर जी। तनु जाकर अपने दादा ससुर के लिए चाय बनाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई भी है, तो आज खाने में जो बनाओगी उसके साथ कुछ मीठा भी बना देना। जाओ घर जाकर नहा धोकर रसोई में खाना बनाओ। जी जी ठीक है माँ जी। तनु हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठती है और चारपाई से नीचे उतरने की जगह देखती है। एक तरफ उसके दादा ससुर और सास ससुर बैठे थे, तो दूसरी तरफ जेठानी के बच्चे और उसका जेठ राघव आराम से सोया था। हे भगवान, ये लोग तो मगरमच्छ की तरह चारपाई पर फैले हुए हैं। मैं इनके बीच से कैसे जाऊं? तनु चारपाई से उतरने की कोशिश करती है कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधे टमाटर के पौधों पर गिरती है। आउच! लग गई रे, लग गई, जोरों की लग गई। तनु के गिरने से टमाटर पिचक जाते हैं और तनु की साड़ी खराब हो जाती है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। मेरी ससुराल वाले तो बड़ी अजीब हैं। इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा बेड होने के बाद भी मुझे चारपाई में सुला रहे हैं। चारपाई में सोने से तो मेरी पीठ ही अकड़ गई है। तनु ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी सास की बात याद आती है। वो जल्दी से नहा धोकर तैयार होती है और किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाती है। माँ जी मैंने चाय बना दी है। जाओ बेटा, खेत में जाकर ये चाय अपने दादा ससुर और अपने ससुर को दे आओ।
तनु एक ट्रे में चाय लेकर खेत में रखे चारपाई की तरफ जाती है। वो लोग चारपाई पर बैठकर खेत का काम देख रहे थे। भैंस की आँख, ये चारपाई पता नहीं और कितनी दूर है। गरम गरम चाय लेकर चलने में काफी दिक्कत हो रही है, कहीं चाय मुझसे गिर न जाए। तनु डरते डरते गर्मा गर्म चाय लेकर सब्जी के खेत में जा रही थी। तभी खेत में काम करने वाली एक औरत कहती है, लाओ अब नई बहुरियां भी ससुराल वालों की तरह पगला गई हैं। ये लोग तो खुद खेत के बीच लगे चारपाई में एक साथ खाते सोते हैं और अब नई बहू को भी शामिल कर लिया है इसमें। कजरे की बात तनु को बहुत बुरी लगती है, लेकिन तनु उसे कुछ कहती नहीं, बल्कि चाय लेकर चारपाई के पास जाती है और अपने दादा ससुर और ससुर को चाय देती है। तनु बेटा, चाय तो अच्छी बनी है, जाओ जाकर नाश्ते की तैयारी करो, और जब नाश्ता बन जाए तो नाश्ता यहाँ लाकर दे देना। ये लोग तो मेरी परेड लगवा देंगे। खेत के बीच रखी चारपाई से घर और घर से चारपाई करते करते मेरी तो बैंड बच जाएगी। तनु ये सब सोचते सोचते घर जाती है। घर जाने के बाद, तनु बेटा जाओ, जाकर खेत से सब्जियां तोड़ लाओ। अपनी पहली रसोई में पालक पराठा, चटनी और मीठे में हलवा बनाना। तुम्हारे दादा ससुर जी को सूजी का हलवा बहुत पसंद है। तनु सब्जी के खेत में जाती है और यहाँ वहाँ से कुछ अच्छी सब्जी ढूंढती है। कौन सी सब्जी ले जाऊं? तनु सब्जी के खेत में टमाटर, लहसुन, प्याज, मेथी, पालक काफी कुछ तोड़ कर लाती है। फिर वो रसोई में जाकर पालक का पराठा, मेथी का पराठा, लहसुन की चटनी, सूजी का हलवा काफी कुछ बनाती है। अब मुझे इतना सारा खाना खेत में लेकर जाना पड़ेगा। हे भगवान, शक्ति देना। तनु अकेले सारा खाना खेत में लेकर जाती है, जहाँ रूही, पूजा और सुनीता पहले से ही चारपाई पर बैठी थी। तनु, खाना बनाने और लाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मुझे पता है तुम हमारे घर को अच्छे से संभाल लोगी, इसलिए मैं पहले ही चारपाई पर आराम करने के लिए आ गई थी। सत्यानाश हो इस जेठानी का, काम करने के डर से चारपाई पर आ गई थी और अब मुझे ताना मार रही है। अपने ससुराल वालों से चिड़ी हुई तनु सबको खाना देती है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे तनु बेटा, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है, ये लो तुम्हारा शगन। तनु अपने दादा ससुर से नेक लेकर खुश हो जाती है, लेकिन खाना बनाने की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। जहाँ सभी खाना खा रहे थे तभी तनु चारपाई के एक कोने में बैठी थी। खाना खाने के बाद राज उसके पास आता है। कैसी हो तुम, ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम एक दूसरे से बात करने का तो मौका ही नहीं मिला। इस तरह तनु और राज एक दूसरे से धीरे धीरे बात कर ही रहे थे कि तभी पूजा मुस्कुराते हुए, क्या बात है देवर जी, शादी हुई नहीं कि जोरू के गुलाम बन गए। पूजा की बात सुनकर राज और तनु दोनों शर्मा जाते हैं। राज तनु से दूर चारपाई की दूसरी तरफ बैठ जाता है और तनु बस मुंह बनाकर रह जाती है। क्या जरूरत थी जेठानी जी को ताना मारने की? थोड़ा सा तो मौका मिला था उनसे बात करने का, वो भी चला गया। सभी लोगों ने खाना खा लिया था और सूरज भी अब सर पर आ चुका था। तनु चारपाई से सारे बर्तन उठाकर घर की तरफ जाती है तो वहीं रूही और पूजा मिलकर सब्जी के खेत से कद्दू टमाटर तोड़ती हैं और उसके जेठ राघव और जगदीश मिलकर सारी सब्जियों की टोकरी भरते हैं। इस बार हमारी सब्जियों के खेत में काफी हरी भरी सब्जियां उगी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। सारी टोकरी भरने के बाद राघव और जगदीश दोनों टोकरी उठाकर खेत के बाहर खड़ी गाड़ी में रखते हैं और फिर गाड़ी लेकर मंडी चले जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरता है और रात हो जाती है। रात में सभी आज फिर से एक साथ हरी सब्जी के खेत में बड़ी सी चारपाई में सोने की तैयारी करते हैं। तभी तनु, अगर हम लोग रोज इस तरह खेत के बीच चारपाई में सोते रहे तो मुझे अपने पति के साथ कभी प्राइवेट टाइम मिलेगा ही नहीं। माँ जी, मुझे सब्जी के खेत में सबके साथ सोने में काफी परेशानी होती है। ऊपर से कीड़े मकोड़े की आवाज की वजह से रात भर नींद भी नहीं आती। क्या मैं अपने कमरे में सो सकती हूँ? नहीं बेटा, तुम अपने कमरे में नहीं सो सकती हो। तुम्हें यहाँ सबके साथ इस बड़े से चारपाई पर ही सोना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर की परंपरा है। लेकिन माँ जी, कैसी परंपरा है? बहू, ये परंपरा मेरी माँ के समय से चली आ रही है। जब मैं छोटा था तब से आज तक यही इसी चारपाई में सबके साथ सोकर ही बड़ा हुआ हूँ। अरे पोता बहू, जब पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है, एक साथ सोता है, तो उनके बीच का रिश्ता मजबूत होता है। परिवार में एकता, एक दूसरे के लिए प्यार, ये सब बना रहे, इसीलिए मेरी पत्नी जानकी ने इस नियम को बनाया था। क्या अलग अलग कमरे में सोने से प्यार कम हो जाता है? देखो पोता बहू, तुम्हारी सास ने कहा ना, ये हमारे घर की परंपरा है कि हम लोग एक साथ सब्जी के खेत में एक चारपाई पर सोते हैं। इस परंपरा को तुम्हारी सास ने भी माना है और तुम्हारी जेठानी ने भी। अब तुम्हें भी इस परंपरा को मानना होगा।
गंगाराम की बात सुनकर तनु और कुछ नहीं कहती और सीधा चारपाई के कोने में जाकर सो जाती है। आज तनु दिन भर के काम से थकी हुई थी तो उसे जल्दी नींद आ जाती है। थकान की वजह से उसका हाथ पैर रूही को लग रहा था। तनु भाभी, आप कैसे सो रही हो? आप ठीक से सो ना, आपके हाथ पैर बार बार मुझे लग रहे हैं। तनु पूरी नींद में थी, इसलिए उसने रूही की कोई बात समझ ही नहीं पाई। लेकिन आधी रात में सभी लोग सो रहे थे, तभी तनु को उसके पैर में अजीब सरसराहट महसूस होती है। तनु घबराकर नींद से जागती है। सांप बचाओ, बचाओ! तनु सांप देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। तनु की चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार वाले डर जाते हैं और हड़बड़ा कर उठते हैं। क्या हो गया तनु बेटा, तुम ठीक तो हो ना? माँ जी, मेरे पैर के ऊपर से सांप गया, मुझे यहाँ नहीं सोना है। तनु, वो पानी में रहने वाला सांप है। इस तरह के सांप तो खेत में होते हैं। ये सांप जहरीले नहीं होते। तुम उन्हें कुछ नहीं करोगी तो वो भी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। इस तरह सुनीता तनु को समझाकर उसे सोने के लिए कहती है, लेकिन तनु की नींद सांप वाले इंसिडेंट की वजह से पूरी तरह से उड़ गई थी। मेरे पैर के ऊपर से सांप गुजर गया, लेकिन मेरे ससुराल वाले ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तनु उस रात में काफी डर गई थी। वो जैसे ही सोने की कोशिश करती है, उसे कभी किसी कीड़े की आवाज तो कभी किसी छन छन की आवाज जगा देती है। इस तरह सोते जागते सुबह हो जाती है और तनु आज भी ठीक से सोई नहीं थी। सुबह उठने के बाद तनु, तुम रात भर तारे गिनती हो क्या, जो रात में ठीक से सोती नहीं हो? तुम्हारी आंख के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं। पूजा की बात सुनकर तनु को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो पूजा को कुछ कहती नहीं है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन तनु घर से खाना लेकर चारपाई पर सबको खाना देने के लिए आती है, लेकिन उसकी साड़ी उसके पैर के नीचे आ जाती है और खाना चारपाई पर गिरते गिरते बचता है। तनु बहू, देख कर नहीं चल सकते हो क्या? अगर सारा खाना चारपाई पर गिर जाता तो पूरी चारपाई खराब हो जाती। सुनीता बहू, पूजा बहू, अब से खाना लाने का काम तुम दोनों करना, समझे बहू? दादाजी से डांट सुनने की वजह से तनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो साइड में जाकर रोने लगती है। तभी पता नहीं दादाजी को इस चारपाई से क्या इतना लगाव है, इस चारपाई के लिए मुझे इतनी जोर से डांट दिया। तनु बेटा, ये चारपाई मेरी सास की आखिरी निशानी है, इसीलिए तुम्हारे दादाजी इतना गुस्सा कर रहे हैं। उनकी बात को दिल से मत लगाओ। तनु सुनीता की बात मान जाती है। सभी खाना पीना खाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तनु भी दोपहर का खाना बनाने के लिए कुछ सब्जियां खेत से तोड़ती है, फिर खाना बनाने के लिए चली जाती है। आज तो बहुत थकान हो गई है, जाकर चारपाई पर सो जाती हूँ। तनु जैसे ही चारपाई के पास जाती है तो देखती है कि चारपाई पर उसके ससुर जी आराम से सो रहे हैं। बच्चे रूही के साथ लूडो खेल रहे हैं। चारपाई पर कहीं भी सोने के लिए जगह नहीं है। मैं कहाँ सोऊं? यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है सोने के लिए। एक काम करती हूँ, अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। तनु अपने कमरे में जाकर सो जाती है। थकान की वजह से वो शाम तक सोती रह जाती है। जब शाम तक वो किसी को दिखती ही नहीं तो पोता बहू कहाँ गई, उसे ढूंढो। तनु के ना दिखने की वजह से गंगाराम बहुत परेशान हो गए थे। तनु के ससुराल वाले उसे सब्जी के खेत में हर जगह ढूंढते फिरते हैं। मैंने चाची को उनके कमरे में सोता देखा था। चिंटू की बात सुनकर सबको चैन आता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। एक दिन तनु रात में चारपाई पर सोई थी। सुबह सुबह जगदीश के खांसने से उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि वो अपने ससुराल वालों के साथ खेत के बीच में चारपाई पर सोई है। तो ये है मेरी जिंदगी। चल तनु बेटा, काम पर लग जा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दोपहर तनु खाना बनाकर खाना घर से खेत में चारपाई के पास ला रही होती है कि तभी उसे अचानक चक्कर आ जाते हैं और वो खेत में ही बेहोश होकर गिर जाती है। माँ, पिताजी, राघव जी, देखिए राज, तनु बेहोश हो गई है। पूजा की आवाज सुनकर सारे लोग तनु के पास भागते हुए आते हैं। राघव डॉक्टर को कॉल करता है और राज तनु को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। डॉक्टर आकर तनु को चेक करते हैं। आपकी बहू कई रातों से ठीक से सोई नहीं है और ठीक से न सोने की वजह से उसकी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं और वो अंदर से कमजोर हो गई है। उन्हें अच्छी नींद की सख्त जरूरत है। अगर उन्हें अच्छी नींद न मिली तो उनकी हालत और भी खराब हो सकती है। इतना कहकर डॉक्टर दवाई का प्रिस्क्रिप्शन देकर चला जाता है। तभी तनु को होश भी आ जाता है। तनु की आंखें खुलती हैं कि सुनीता, तनु बेटा, तू अच्छे से सोती क्यों नहीं है? देख, डॉक्टर ने कहा है तुझे नींद की बीमारी हो गई है। हाँ तनु, हमारी चारपाई तो कितनी बड़ी है, वहां तो तुम आराम से सो सकती हो, फिर तुम सोती क्यों नहीं हो? भाभी को देखो, भाभी तो आराम से सोती हैं। बेटा, तुमने अपनी क्या हालत कर ली है? किसी भी चीज की कमी अगर है तो हमें बताओ। तनु के परिवार वाले उसे समझाने लगते हैं। तनु पहले चुपचाप सबकी बात सुनती है, फिर उसे गुस्सा आ जाता है।
ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। जिस दिन से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, आप लोगों ने मुझे सब्जी के खेत में एक चारपाई में सोने के लिए कहा। अरे तनु, तुम्हें चारपाई से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मुझे चारपाई में सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चारपाई सब्जी के खेत में है। खेत में खुले में सोना सेफ नहीं होता। जब भी मैं चारपाई पर सोने की कोशिश करती हूँ तो कभी भूत जैसी आवाज आती है तो कभी शरीर में कीड़े मकोड़े चढ़ जाते हैं। तनु, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? कुछ दिनों में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। कैसे आदत होगी जब मुझे इन चीजों से डर लगता है? और मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि सिर्फ परंपरा, खुले में सोने की आदत और खेत की रखवाली करने के लिए कोई भी परिवार अपनी बहू बेटियों को सब्जी के खेत में चारपाई पर सोने के लिए कैसे कह सकता है? कल कोई पानी वाला सांप की जगह किसी जहरीले सांप ने मुझे काट लिया तो क्या होगा? तनु बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। अब बस बहुत हो गया। अगर आप मुझे सब्जी के खेत में चारपाई पर सोने की असली वजह नहीं बताएंगे तो मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। तनु आज बहुत ही गुस्से में थी। उसकी बात सुनकर सभी परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। तभी दादा ससुर गंगाराम तनु के पास आते हैं। अरे बेटा, मैं तुम्हें सब्जी के खेत में चारपाई पर सोने की वजह बताता हूँ। मेरे 2 बेटे थे। जगदीश बड़ा था और एक छोटा बेटा था। पहले हम लोग अपने अपने कमरे में सोते थे, पर जानकी अपने कमरे में सोती थी, जबकि जगदीश और मेरा छोटा बेटा दूसरे कमरे में सोता था। फिर एक दिन की बात है, हम सभी अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। जगदीश नींद में था। तभी एक चोर हमारे घर में घुस आया और वो हमारे घर में चोरी करने के साथ साथ मेरे बेटे को भी उठाकर अपने साथ ले गया। तो क्या फिर वो मिली? नहीं, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। बेटे को खोने के गम में जानकी सदमे में चली गई और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। मैंने अपना बेटा और जानकी दोनों को एक साथ खो दिया। इस हादसे के कुछ दिन बाद मेरे खेत में भी आग लग गई। पता नहीं है आग अनजाने में लगी या किसी ने जानबूझकर लगाई। पिताजी, तो क्या ये वजह है हमारी सब्जी के खेत में चारपाई पर सोने की? हाँ, इसीलिए उस दिन के बाद से अपने परिवार और अपने खेत को बचाने के लिए मैंने जानकी की चारपाई को सब्जी के खेत में रख दिया और नियम बनाया कि सभी लोग एक साथ इस चारपाई पर सोएंगे। मैं आपका दुख समझती हूँ दादाजी। आपके साथ जो हुआ उसके बाद आपने ये फैसला लिया, लेकिन अब समय बदल चुका है। हमारा गांव बदल चुका है। यहाँ अब किडनैपिंग नहीं होती, न चोरी होती है। अब हम लोग आराम से अपने कमरे में सो सकते हैं। तनु, एक बात बोलने से क्या तुम्हारे दिमाग में नहीं जाता? हम लोग कमरे में नहीं सोएंगे। कह दिया ना तो बस कह दिया। जितना जल्दी हो इस बात को गांठ बांध लो। इतना कहकर गंगाराम गुस्से में तनु के कमरे से चले जाते हैं। तनु देखो, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन इस घर में दादाजी की बात कोई नहीं टालता। हो सके तो उनकी बात को समझो और मेरे लिए यहीं पर रुक जाओ, मायके मत जाओ। राज के समझाने पर तनु मायके जाने की जिद छोड़ देती है और अपने ससुराल में ही रहती है। तनु की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी। आज फिर रात में सभी लोग चारपाई में सोने के लिए जाते हैं। जैसे ही सभी सोते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही सब्जी के खेत में भयंकर आंधी तूफान आता है। अभी चारपाई के नीचे छुप जाओ। गंगाराम तिरपाल लाकर चारपाई के ऊपर लगा देते हैं ताकि परिवार वाले भीगने से बच जाएं। परिवार के सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। सुनीता, जगदीश, राघव, राज, पूजा सभी तनु को भीगने से बचाने की कोशिश करते हैं। तनु को सबका प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है। अचानक आंधी तेज हो जाती है और तनु घर वालों के घेरे से बाहर निकल जाती है। तनु कहाँ चली गई? सब लोग ढूंढो मेरी बच्ची को। वो बीमार है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। परिवार के सभी लोग तूफान में यहाँ वहाँ होकर तनु को ढूंढने लगते हैं। तनु तूफान की वजह से थोड़ा आगे चली गई थी। वो खेत में एक जगह पर बैठकर रो रही थी। तब गंगाराम देखते हैं और उसे अपने साथ घर लेकर आते हैं। इस रात सभी लोग घर में अपने अपने कमरे में सोते हैं। अगले दिन जब तनु की नींद खुलती है, मेरे ससुराल वाले इतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैं उन्हें समझती थी। कल तूफान में वो लोग खुद से ज्यादा मेरी चिंता कर रहे थे और जब मैं खो गई तो ऐसा लगा जैसे दादाजी की जान ही निकल गई हो। शायद इसे ही परिवार का प्यार और एकता कहते हैं। तनु ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सहेली मीरा का फोन आता है। कैसी है मीरा और क्या चल रहा है? मैं तो ठीक हूँ तनु, मेरी जिंदगी तो मस्त चल रही है। मेरे ससुराल वाले बहुत कूल हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं और मेरे पति अपने परिवार से अलग रहते हैं। तनु बिना कुछ कहे मीरा की बात सुनती है और सोचती है, आजकल दुनिया में ससुराल वालों को अपनी बहू से कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन कल मेरे परिवार वाले मेरे लिए कितना परेशान हो गए थे। मैं कितनी नसीब वाली हूँ, मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। ये सोचकर तनु मीरा का फोन रखती है और सीधा अपने दादा ससुर के पास सब्जी के खेत में जाती है। गंगाराम चारपाई पर बैठे थे।
मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, कल मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी और सबके साथ इसी चारपाई में सो जाऊंगी। बस आप इसमें कोई नेट या मच्छरदानी लगवा दीजिएगा, क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं ना। अरे तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, ये काम मुझे पहले करना चाहिए था। और हाँ, मैं घर की परंपरा बदल रहा हूँ। अब से हर किसी को चारपाई में सोने की जरूरत नहीं है। जो कमरे में सोना चाहता है वो कमरे में सो सकता है, और जिसे चारपाई पर सोना है वो चारपाई में सो सकता है। ठीक है दादाजी। दादाजी की बात सुनकर तनु खुश हो जाती है। अब वो राज के साथ कभी कभी कमरे में सोती तो कभी सबके साथ हरी सब्जी के खेत में एक चारपाई पर सोती। तनु की तरह बाकी के घर वाले भी कभी चारपाई पर सो जाते तो कभी अपने कमरे में। कभी घर के सारे मर्द चारपाई पर सोते तो कभी सारी औरतें अपने कमरे में सोती। इस तरह तनु की हरी सब्जी के खेत में एक साथ चारपाई पर सोने वाले ससुराल में अच्छे से रहने लगती है।